1, 2, 3, come on! नमस्कार, एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, टॉपिक है उत्तर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर के अगले भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम रक्षी उत्तक और स्थायी उत्तक के दो भाग जाइलम और फ्लोएम के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रक्षी उत्तक। रक्षी उत्तक, द सरफेस टिश्यूज। आप सब जानते हैं कि जब तेज बारिश होती है या हवा चलती है या तेज धूप होती है, तब हम अपना बचाव कैसे करते हैं। कोई भी जंतु अपना बचाव कैसे करता है, या तो वो किसी शेड के नीचे चला जाता है, या अधिकांश ऐसा होता है कि जब शेड नहीं होता है तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वही हमारी सुरक्षा का कार्य करती है। यानी मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें उपस्थित त्वचा उसके बाह्य वातावरण से रक्षा का कार्य करती है। तो क्या पौधों में भी बाह्य वातावरण से रक्षा करने के लिए कुछ इसी प्रकार की त्वचा पाई जाती है? तो हाँ, पौधों में भी बाह्य वातावरण से सुरक्षा के लिए एक त्वचा पाई जाती है। इस त्वचा को हम एपिडर्मिस कहते हैं। यह पौधों के बाह्य वातावरण से सुरक्षा का कार्य करती है। क्या यह एपिडर्मिस की कोशिकाएं यानी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, यह सभी पौधों में समान होती है, एक जैसी पाई जाती है? तो नहीं। वातावरण की उपस्थिति के कारण, यानी कौन सा पादप कौन से आवास में रह रहा है और उनकी क्या आवश्यकता होती है, उसके आधार पर और साथ ही पौधों के भागों के आधार पर जो ये एपिडर्मिस की लेयर होती है, यह अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम मरुस्थलीय पादपों की बात करें तो यह एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, यह मोटी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है। कारण आप सबको पता है कि मरुस्थलीय पादप जैसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे में जल की हानि को रोकने के लिए, यह जल की हानि को कम करना उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। अतः एपिडर्मिस की लेयर मोटी होती है और साथ ही ये जो मरुस्थलीय पादप होता है, यहाँ पर जल की हानि को रोकने के लिए एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्यूटीन कहते हैं। यह पौधों में जल की क्षति को कम करने में सहायक होता है। सामान्य वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की लेयर किस प्रकार की होती है? तो सामान्य वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है, जो पौधे को पूर्ण रूप से कवर करती है। यानी जड़, तना, पत्ती सबको एपिडर्मिस की लेयर कवर करके उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। अब अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ में जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वह जल अवशोषण का कार्य करती है। यहाँ पर हमने कई बार जड़ों को देखा है तो जड़ों में बाल के समान छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये प्रवर्ध ही जल सोखने का कार्य करते हैं। अगर पत्ती की बात करें तो पत्ती में एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो मोम के समान एक परत बनाती है, जो कि पौधों में पत्ती द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल की हानि को कम करने में सहायता करती है। तो अगर पौधे का जो पूरा भाग है ये एपिडर्मिस की लेयर से ढक गया, ऐसे में फिर पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होगी? क्या ये क्रिया होगी ही नहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पत्तियों में जो एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इन्हें स्टोमेटा या रंध्र के नाम से जानते हैं। इन रंध्रों के चारों तरफ गार्ड सेल पाई जाती है। इन्हीं रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है और जल वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है। अब पत्ती के समान और जड़ के समान क्या तने में भी जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो वैसी ही होती है और वैसा ही कार्य करती है? तो नहीं। तने में जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो पत्ती और जड़ से कुछ अलग होती है, एग्जैक्ट वैसी नहीं होती, उसका कार्य भी थोड़ा अलग हो जाता है। तने में जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वह जैसे जैसे वृद्धि करती है, डिवाइड होती है, वह बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है।
और यह सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे करके एक लेयर में यानी एक अलग परतों में बदलता जाता है। और जब ये परतें बनती जाती है तो पौधों में एक छाल का निर्माण हो जाता है। और ये छाल हमने पौधों के चारों तरफ देखी है। ये छाल पौधों की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इस छाल में सुब्रीन नामक एक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। यह पदार्थ पौधे को तेज हवा, तेज पानी आदि से बचाने का कार्य करता है। इस प्रकार एक रक्षी ऊतक यानी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो पौधों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। स्थायी ऊतक। पूर्व में हमने पढ़ा स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक के 3 उदाहरण हमने पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। अब हम जटिल ऊतकों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जटिल ऊतक वे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम जटिल ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। साथ ही इन ऊतकों में संवहन बंडल पाए जाते हैं, अतः इनको संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में देखते हैं। जाइलम किसी भी पादप में जाइलम वह जटिल ऊतक है जो कि पानी व खनिज लवणों के संवहन का कार्य करता है। यानी जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु। अब हम इन चारों ही प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है वाहिकाएं। वाहिकाएं जो होती है वह लंबी और नलिकाकार होती है और साथ ही इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी और लिग्निन युक्त होती है। और इस कोशिका के जो सिरे होते हैं वह नुकीले होते हैं। जो वाहिनिकाएं होती है वह मृत कोशिकाएं होती है और इसमें ये जीव द्रव्य विहीन कोशिकाएं होती है। जाइलम का दूसरी कोशिकाएं होती है वाहिकाएं। वाहिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं वे भी लंबी और नलिकाकार होती है और साथ ही इसमें एक चौड़ी गुहिका, केंद्रीय गुहिका पाई जाती है। जाइलम की जो वाहिकाएं होती है इसकी जो सेल भित्ति होती है यह भी लिग्निन की बनी होती है और वाहिनिकाओं के समान यह कोशिका भी मृत होती है और जीव द्रव्य विहीन होती है। जाइलम का जो तीसरी कोशिका होती है उसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा मृदुत्तक प्रकार की कोशिकाएं होती है। जाइलम की ये कोशिकाएं जीवित होती है और जीव द्रव्य युक्त होती है जो कि भोजन संचय और जल के संवहन का कार्य करती है। और अंतिम इसकी कोशिका है वह जाइलम तंतु कहलाती है। जाइलम तंतु की कोशिकाएं लंबी और नुकीले सिरों वाली होती है और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह भी मोटी होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जाइलम होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। ये चारों कोशिकाएं मिलकर पौधों में जल और खनिज लवणों के संवहन का कार्य करता है। इस प्रकार जाइलम किसी भी पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब आप जान गए होंगे कि किस तरह से जाइलम यह अपना कार्य पूर्ण करता है, यानी 4 कोशिकाओं की सहायता से जाइलम अपना यह कार्य पूर्ण करता है। एक पिक्चर में आपको बता रही हूँ। इस पिक्चर में स्पष्ट नजर आएगा कि किसी भी पादप में जो जड़ होती है वह जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है और जाइलम एक पाइप के समान संरचना बना लेता है और उसी के माध्यम से ये अवशोषित जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक यानी तने और पत्तियों तक जल और खनिज लवण की आपूर्ति कराता है और पूरा पौधा
अपना पोषण प्राप्त कर पाता है। जटिल ऊतकों में जो अगला भाग है वो है फ्लोएम। जिस प्रकार से जाइलम अपना कार्य करता है यानी जल का संवहन करता है, ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों के द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के पूरे शरीर में यानी पौधे के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है, तो ऊपर टिप में भी करेगी। तो अब ये जो निर्मित भोजन है वो पौधों के सभी अंगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो पौधों की टिप पर निर्मित जो भोजन होता है वो जाइलम फ्लोएम की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों तक यानी तने और जड़ तक पहुंचाया जाता है और पौधा अपना पोषण प्राप्त करता है। यह जो कार्य है वो फ्लोएम अपनी कुछ सहायक कोशिकाओं के द्वारा पूर्ण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इसी प्रकार से फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। सबसे पहली होती है चालनी नलिकाएं, फिर आती है सहकोशिकाएं यानी सहायक कोशिकाएं, और फिर आएगी फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस प्रकार से फ्लोएम इन चारों कोशिकाओं की सहायता से अपने इस क्रिया को या इस कार्य को पूर्ण करता है। अब हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं आकार में लंबी होती है और साथ ही इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर्भित्ति में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के कारण इन्हें चालनी नलिकाएं कहा जाता है। जब ये परिपक्व अवस्था में होती है तो इसका जो जीव द्रव्य होता है वह परिधि की ओर आ जाता है और इसमें जो रिक्तिका होती है वह बड़ी होकर सेंटर में आ जाती है। इसमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है और जो सहायक कोशिकाएं होती है वह इनका नियंत्रण का काम करती है। फ्लोएम की जो दूसरी कोशिकाएं हैं इनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं या सह कोशिकाएं कहते हैं। जो सह कोशिकाएं होती है यह जीवित होती है और जीव द्रव्य युक्त होती है और साथ ही यह सह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं से जुड़ी हुई होती है और यह सह कोशिकाएं होती है ये चालनी नलिकाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिस प्रकार से जाइलम पैरेन्काइमा यानी मृदु ऊतक से निर्मित था, उसी प्रकार से फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एक प्रकार का मृदु ऊतक है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वह लंबी और बेलनाकार होती है। साथ ही ये कोशिकाएं जीवित होती है और इसकी जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की बनी होती है और गति युक्त होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या कार्य करता है? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा रेजिन और लैक्टस आदि पदार्थों के संचय में सहायक होता है और सबसे विशेष बात ये होती है कि एक बीजपत्री पादपों में इसका अभाव होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाद आता है फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु होता है, यह जो कोशिकाएं होती है यह मृत होती है। केवल फ्लोएम में केवल यही कोशिकाएं होती है जो मृत होती है। फ्लोएम तंतु होती है, इन फ्लोएम तंतु की कोशिकाएं मृत होती है और इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, अर्थात ये जीव द्रव्य विहीन होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति वो मोटी और लिग्निन युक्त होती है। और मैं कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ, जैसे है ना पटसन है, सन है, भांग है। इनमें ये जो फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं ये आर्थिक महत्व के होते हैं क्योंकि इनके द्वारा रस्सियां बनाई जाती है। तो इस प्रकार ये इन 4 कोशिकाओं की सहायता से यानी ये फ्लोएम होता है वो इन 4 भागों से निर्मित होता है और इनकी सहायता से अपने पोषित पदार्थ यानी जो पौधों द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण किया गया है उनके संवहन का कार्य करता है। Oh,